हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग को लेकर। ठीक है, बेसिकली पावर शेयरिंग होता क्या है। देखो, कोई भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है। और अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट रहेगा ही रहेगा। पावर शेयरिंग का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिफरेंट ब्रांचेस में। ओके, तो ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं पावर शेयरिंग, कितने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस लेकर। ठीक है, बेल्जियम एंड श्रीलंका का केस लेकर हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग बेसिकली क्या है कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी डेमोक्रेसी वर्ड आ गया, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसने दिया था? अब्राहम लिंकन का कोट था। ठीक है, अब्राहम लिंकन का कोट था। ठीक, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की। ठीक है, तो जहां पे भी डेमोक्रेसी वर्ड आ जाएगा, जब लोगों के द्वारा हो रहा है, तो इसका मतलब पावर शेयरिंग हो रहा है। वहां पर क्या होगा? पावर शेयरिंग होगा। दैट मीन्स कोई भी सिंगल गवर्नमेंट के पास एक तरीके से कंप्लीटली पावर नहीं होगा, मोनोपोलाइज नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं इसी चीज से कि भाई किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझा, और किस तरीके से वहां पर किसी ने, मान लो कि दोनों का एग्जांपल है, तो अब श्रीलंका का केस लेके चले तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी सिविल वॉर हुआ था, पर बेल्जियम में नहीं हुआ है। तो इन्होंने किस तरीके से उस सिस्टम को संभाला और उस मैनेजमेंट किया, जिससे कि क्या हो, एक सिविल वॉर ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेल्जियम का केस लेकर चलते हैं। देखो, बेल्जियम अगर पूरी कंट्री की बात करिए, पूरी कंट्री में आपको 59% डच स्पीकर्स थे, क्योंकि फ्लेमिश रीजन में रहते थे। और पूरी कंट्री के अंदर 40% फ्रेंच स्पीकर्स थे, जो वेलोनिया रीजन में रहते थे। ठीक है, वेलोनिया रीजन में रहते थे। और 1% ही क्या थे, जर्मन स्पीकर्स थे। लेकिन सिर्फ कैपिटल की बात कर रही है, किस कैपिटल की? कैपिटल देखो, आप देखो पूरे देश के अंदर डच स्पीकर ज्यादा है 59%, लेकिन जब वही कैपिटल की बात करिए तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकर है। क्या है? 80% फ्रेंच स्पीकर है एंड 20% डच स्पीकर है। ठीक, देखो कितनी खूबसूरती से इन्होंने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझा और अपने यहाँ पे जो सिविल वॉर होने से बचा एक तरीके से। अब आपको एक समझ में आ गया कि भाई देखो, पूरे देश में तो डच स्पीकर ज्यादा है, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है। तो क्या ऐसा करें जिससे कि सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट से रोका जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशंस को, जैसे बेसिकली वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस को, दैट मीन्स बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, 1970 से लेकर 1993 तक। ठीक है, जिसमें क्या है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए पावर शेयरिंग कैसे इन्होंने समझा और कैसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया। ठीक है, सिविल वॉर से रुका, एक हार्मनी और पीस बनी रही। क्या? हार्मनी एंड पीस बनी रही। ठीक, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कहाँ पे? डच और फ्रेंच को। कहाँ पे? सेंट्रल जोन में। आपको पता है ना, फ्रेंच स्पीकर ज्यादा है कहाँ पर? आपका कैपिटल में। लेकिन ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, और फिर कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, जिससे कि क्या हो, हार्मनी बनी रहे। और रीजनल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई। क्या दी गई? रीजनल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई। और एक यूनिक कंसेप्ट लेके आया वहां की बेल्जियम की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर आपकी जो फ्लेमिश, फ्रेंच बोलने वाले हैं, डच बोलने वाले हैं, वो अपने अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से क्या किया, देखो पहला चीज इन्होंने क्या किया, एक तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी और रीजनल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दे दी। तीसरा क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, जिसमें क्या है कि जो ग्रुप के, यानी जो सीनियर मेंबर्स होंगे, ठीक है, या वो ग्रुप्स जो जो भी बैलेंस करेगा, दैट मीन्स कल्चर को, एजुकेशन को, लैंग्वेज को क्या करेगा, एक तरीके से उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रिजर्व करके रखेगा अक्रॉस द रीजन।
ठीक, एक कम्युनिटी बनाकर ग्रुप बनाकर वहां पे वो अपने ग्रुप में डिस्कशंस करते थे, अपने कल्चर्स को सपोर्ट करते थे। श्रीलंका का जब यही केस लेते हैं तो इस तरीके से इन्होंने सिविल वॉर को रोका बेल्जियम के अंदर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक दे दी, दैट मीन्स पावर शेयरिंग कर ली इक्वली। लेकिन ये श्रीलंका का केस लेते हैं, यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म का केस है। मेजोरिटेरियनिज्म में क्या हुआ, जो मेजोरिटी जो पीपल थे उनके फेवर में सारे डिसीजन होते थे। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए कि सिन्हाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिस्ट थे वो 74% थे, कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर, और 18% तमिल स्पीकर्स थे जो हिंदू और मुस्लिम थे। अब ये मेजर कैसे, ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। सिनेला ने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब बना लिया खुद की, जो लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया 1956 में, और सिनेलाज को ही जॉब और एजुकेशन में प्रेफरेंस मिलने लगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करने लगा किसको, बुद्धिज्म को। ये इस चीजों को, दैट मीन्स आप ये चीजों एक तरीके से सिंगल हैंडली एक ही कम्युनिटी के बारे में, एक ही लैंग्वेज स्पीकर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उन्हीं के बारे में सोचा जा रहा है, ना कि अदर किसी कास्ट के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, तो यानी आप ये समझ पा रहे हो कि एक तरीके से क्या किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट राइज करते चले गए। ये जो हरकतें थी इन सब से क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा था। भाई जॉब करना है, जब तमिल स्पीकर सिनेला में आया बात है तो सिनेला को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ये भी बात आती थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ इन सब चीजों की वजह से, तमिल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज डिनाइड, सिविल वॉर ब्रोक आउट बाय द 1980। और 1980 में श्रीलंका में क्या आ गया, सिविल वॉर आ गया। क्या आ गया, सिविल वॉर हो गया, बहुत सारे लोग मरे, थाउजेंड्स किल्ड हुए, रेफ्यूजीज डिस्प्लेस एंड इकोनॉमिक डैमेज हुआ। क्या हुआ, इकोनॉमिक डैमेज होगा भाई, क्योंकि सिविल वॉर होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना, पब्लिक खुद में ही लड़े आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ 2009 में, सिविल वॉर ब्रोक हुआ कब, 1980 में, और कब जाके खत्म हुआ, 2009 में। और लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कार्स पीस थे, लगभग 30 साल आप मान लो ना, 30 साल तक आप एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इससे एक चीज पता चलती है कि वहां पे पावर शेयरिंग हुई, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, दैट्स व्हाई सिविल वॉर ब्रोक कर गया। बट अगर हम बात करें बेल्जियम और श्रीलंका की, तो बेल्जियम एक तरीके से इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चलता है, जो प्रिवेंट करता है सिविलियन अनरेस्ट, मेंटेन यूनिटी। श्रीलंका क्या है भाई, एक तरीके से डिमांड फॉर सेपरेशन एंड सिविल वॉर। ठीक है ना, श्रीलंका के अंदर क्या डिमांड, सेपरेशन की डिमांड होने लगी, सिविल वॉर को लेकर लोग डिस्कस करने लगे, उसके बाद सिविल वॉर हुआ ही एक तरीके से। पावर शेयरिंग इसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्स सोसाइटी। पावर शेयरिंग क्या जनरली इसेंशियल है किसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्स सोसाइटी। भाई हमारे देश की बात करें, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, अगर पावर शेयरिंग नहीं किया गया तो क्या होगा, उनको कोई भी भड़का कर क्या कर सकता है, रिवॉल्ट करा सकता है। तो ये क्या था कंक्लूजन की, पावर शेयरिंग इसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्स सोसाइटी। अब बात करते हैं, यानी दो एग्जांपल्स हमने समझा कि सिविल वॉर क्यों हुआ और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पहला प्रूडेंशियल रीजन, जैसे कि ये रिड्यूस करता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को, ये प्रिवेंट करता है मेजर डोमिनेशन को, मेजोरिटी डोमिनेशन को। मेजोरिटी डोमिनेशन, भाई जिस कम्युनिटी ज्यादा लोग है वो वहां पे क्या कर रहा है, शासन कर रहा है एक तरीके से, गलत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी को इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है, मॉरल रीजंस क्या है इसके पावर शेयरिंग के, पहला ये कि ये ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, पीपल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, पीपल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, बिल्ड लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, और क्या मतलब एक तरीके से लेजिटिमेसी क्रिएट करना। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना पावर शेयरिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, इक्वल है लेकिन सेपरेट पावर्स है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। और इसी चीज की वजह से हर किसी की अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, और कोई भी अपना मिसयूज नहीं कर सकता पावर को। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करी है, ये देखो यहाँ पर आपकी बात करी है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, यहाँ पे बात करी है अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बनती है, अपना अपना सबका एक पावर है, और इसी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसी को फेडरलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर भी बात की, देखो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स की, यहाँ पे हमने बात करी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें सोशल ग्रुप्स की, ठीक है, तो उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को थोड़ा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू दिया गया। ठीक है, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि एक तरीके से क्या है, बैलेंस हार्मनी बना के रखती है,
रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर SC, ST एंड OBC एंड वुमेन्स, ठीक। अब पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट की बात करें तो कोalition गवर्नमेंट जो था आपका कब बना था? कोalition गवर्नमेंट किसी भी पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। प्रेशर ग्रुप्स क्या करता है? गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस जरूर करता है। इंश्योर करता है डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड एंड कंसीडर, ठीक है। इंश्योर करता है कि भाई डिफरेंट टाइप्स की वॉइसेस है उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए या फिर पता लगाया जाए कौन है भाई। समझ में आ रही है बात? ये चीजें होती है। कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है? पहला है पावर बिलोंग करना चाहिए पीपल से। पीपल एक्सरसाइज पावर थ्रू इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पीपल क्या है? एक्सरसाइज करेंगे पावर का थ्रू इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ट्रू डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट ऑल कम्युनिटीज एंड फॉस्टर डायलॉग नॉट डोमिनेशन। ट्रू डेमोक्रेसी क्या करती है कि रिस्पेक्ट करती है सारे कम्युनिटीज को, ठीक है। डायलॉग्स को फॉस्टर करके बढ़ावा देती है, ना कि डोमिनेशन को, ठीक है। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल देख लो, कनाडा का है आप लैंड राइट्स को लेकर, नाइजीरिया में रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर है, जर्मनी में आपको कोalition बिटवीन रियल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। रशिया की बात करिए तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है जो कि क्वेश्चन है इन कंपेरिजन टू यूएसए, ठीक है। यूएस का तो भाई है सॉलिड है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरे चैप्टर से, सार क्या है इसका? पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल नेसेसिटी नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यू भी है। ये क्या पीस लेके आता है, इंश्योर करता है जस्टिस को, प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट को एंड प्रमोट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। The more power is distributed among citizen and community, the stronger and more united country becomes. भाई जितने ज्यादा आप पावर को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे सिटीजन एंड कम्युनिटीज के बीच में, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? स्ट्रांग होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पावर शेयरिंग के रिलेटेड जो मैंने समझाया है ना सफिशियंट है। बट यस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना भाई। फॉलो करते जाओ जल्दी से।